हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार हम लोग जो है पढ़ रहे हैं एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए विज्ञान और गणित विषय को। विज्ञान के अंतर्गत आज हमारी क्लास नंबर है 117। कौन सी क्लास है आज की? हमारी 117 नंबर की क्लास है, जिसके अंतर्गत अभी तक जो है हमने 116 क्लासेस कंप्लीट कर ली है और 116 क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीटली ऑर्डर वाइज एकदम सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको मिल जाएगी। तो आप लोग जो है, यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार पधारे हैं तो जरूर पहले वीडियो से देखते हुए आइए। आपको विज्ञान पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा और साथ ही साथ आपको जो है विज्ञान समझ में भी आएगी। हम लोग बात कर रहे हैं अभी हमारे यूनिट कौन सी, जो पर्यावरण अध्ययन की यूनिट है उसको डिस्कस कर रहे थे। और पर्यावरण अध्ययन की यूनिट के अंतर्गत हम जो है भू जैव रासायनिक चक्र जो होते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिसके अंदर कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने जल चक्र और इसके साथ में आपका कार्बन चक्र जो है उसको कंप्लीट किया था। आज की क्लास अपनी रहेगी नाइट्रोजन चक्र के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल को जो है आज अपन पढ़ने वाले हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है। और हमने जो पोषण चक्र थे उनको दो भागों के अंदर बांटा था। एक भाग था हमारा कौन सा? तो एक था गैसीय चक्र और दूसरे होते हैं अवसादी चक्र। आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन चक्र किसका भाग है। तो नाइट्रोजन चक्र जो है वो गैसीय चक्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। यदि आप लोग जो है हमारे किसी भी प्रकार के जो अपडेट्स हैं, सूचनाएं होती है, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही को ज्वाइन करें, जिसके ऊपर वर्तमान में 2000 से ज्यादा विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में ये जो है हमारा एक नाइट्रोजन साइकिल का पूरा डायग्राम है और इस डायग्राम की मदद से अपन समझने वाले हैं कि नाइट्रोजन चक्र जो है क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाना चाहूंगा नाइट्रोजन चक्र के बारे में। वो अपन लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, इस नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए हमें अलग अलग कुछ स्टेप्स है जिन्हें समझना होगा। और उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये आ जाता है कि हम थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में जान लेवे कि नाइट्रोजन क्या है। तो देखिए, नाइट्रोजन एक गैस होती है, आप लोगों को पता होगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? थोड़ी सी इसमें केमिस्ट्री भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? तो कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। और नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 8। अब देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसी के साथ में इसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो कितना होता है? 14 होता है। वायुमंडल के अंदर जो है ये नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली अगर कोई गैस है तो वो नाइट्रोजन गैस ही है। कितनी है? 78.08% जो है वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब ये नाइट्रोजन गैस जो है जब सर्वाधिक संख्या मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाई जा रही है तो सर फिर क्या दिक्कत आ गई इस नाइट्रोजन चक्र को पढ़ने की? क्योंकि सबसे अधिक है तो उसके तो पुनर्चक्रण हो या नहीं हो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है और ये नाइट्रोजन जो है कहाँ हमारे लिए उपयोगी है, उस सभी को जानने वाले हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि 100 में से यार 21% ही ऑक्सीजन है, काश 78% ऑक्सीजन होती और 21% नाइट्रोजन होती तो भी काम चल जाता। ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन भी हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी जो है गैस है। ये किस प्रकार से उपयोगी है इसको समझने के लिए हम जो है आज इस नाइट्रोजन चक्र को पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर ये नाइट्रोजन की मात्रा है,
लेकिन इस नाइट्रोजन की मात्रा को ना ही तो पौधे ना ही कोई जीव जंतु, ठीक है, अब जीव जंतु के अंदर सभी जानवर भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए और इंसान भी आ गया। तो जितने भी जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं वो आपके इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट ही वायुमंडल से ही सीधे उपयोग में नहीं ले सकते। कुछ ही ऐसे पौधे हैं जो इस प्रकार का कार्य करेंगे। तो हमें जो है उसी के बारे में पढ़ना है कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित है उस नाइट्रोजन को हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं और किस रूपों में बदल करके इसका उपयोग करते हैं। ठीक, अब जब ये समझ में आ गया कि नाइट्रोजन क्या है और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन इसे हम डायरेक्ट ही वायुमंडल से उपयोग में नहीं ले सकते। जैसे ऑक्सीजन वगैरह को उपयोग में ले सकते हैं ना डायरेक्ट, क्या सांस लेने के लिए आगे कोई फिल्टर विल्टर लगा रखा है क्या अपन ने? कुछ भी नहीं कर रखा, लेकिन नाइट्रोजन ऐसे डायरेक्ट अपन उपयोग में नहीं ले सकते। इसके लिए हमें पढ़ना होगा सबसे पहले एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होगा? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ना होगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्लियर? नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन का अपन फिक्सेशन करेंगे, क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित है वो डायरेक्ट तो उपयोग में आ नहीं सकती। जैसे राजस्थान में बहुत सारे युवा हैं, लेकिन क्या सभी का फिक्सेशन होता है? नहीं होता है। जो विद्यार्थी सिलेक्शन ले लेता है उसके बाद उसका जब प्रोबेशन पूरा होता है तब उसका फिक्सेशन होता है। वैसे ही नाइट्रोजन गैस का भी खेल है कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारी है लेकिन सभी का फिक्सेशन नहीं होगा, कुछ मात्रा का अपन फिक्सेशन करना सीखेंगे। इसके बाद जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है तो फिर ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन के अंदर बदला जाता है और जैविक नाइट्रोजन का फिर होता है अमोनियाकरण। क्या होता है? अमोनियाकरण होता है। तो हमें यह समझना होगा कि अमोनियाकरण क्या होता है। अमोनियाकरण के बाद में चौथा स्टेप इसके अंदर आ जाता है और वो आता है, इसका क्या होता है? तो नाइट्रीकरण होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण होता है। अब इसका नाइट्रीकरण होगा और नाइट्रीकरण का ही एक फिर बाद में उल्टा स्टेप और होता है और वो होता है विनाइट्रीकरण। क्लियर? तो पहले होगा नाइट्रीकरण, फिर नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया होगी विनाइट्रीकरण। क्लियर? ये सब इसके अंदर हमें पढ़ना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, फिर हमारा जो है अमोनियाकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है और विनाइट्रीकरण क्या होता है। अगर इन सभी चीजों को समझ लिया तो आपका नाइट्रोजन चक्र समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप अपनी कॉपी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास में जो पेड़ पौधे हैं, क्या पेड़ पौधे या जो जीव जंतु है वो सीधे इसका उपापचयीकरण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे पौधे तथा प्राणी, पौधे तथा प्राणी नाइट्रोजन का सीधे उपापचयीकरण नहीं, उपापचयीकरण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे पास में प्राकृतिक चट्टानें होती है उन प्राकृतिक चट्टानों के अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए मृदा निर्माण के समय नाइट्रोजन अनुपस्थित होती है। क्लियर? वरना तो मृदा में भी पाई जाती। तो देखो ये भी आप लिखेंगे स्टेप कि प्राकृतिक चट्टानों में, प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन गैस नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। क्लियर? इसलिए इसलिए मृदा में अनुपस्थित होती है, मृदा में अनुपस्थित
अनुपस्थित होती है। क्लियर। चलिए, तो ये जो है दो स्टेप हो गए अपने। पहला तो ये याद रखना कि पौधे या प्राणी जो है नाइट्रोजन का उपापचयीकरण कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दूसरा याद रखना, प्राकृतिक चट्टानों में ये नहीं पाई जाती है, इसीलिए मृदा के अंदर ये अनुपस्थित होती है। क्लियर। अब जब ये मृदा के अंदर अनुपस्थित है तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर एक एक स्टेप के माध्यम से इस नाइट्रोजन को, अब जो हम देख रहे हैं कि हमारे डायरेक्ट में उपयोग में आ नहीं सकती, मृदा के अंदर है नहीं, लेकिन ये एक प्राणियों के लिए और पौधों के लिए उपयोगी है। तो इसको उपयोगी बनाने के लिए जो अलग अलग स्टेप्स है, उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं। तो अब देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को अपन समझते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण विभिन्न प्रकार के जीवाणु वगैरह जो है वो करने वाले हैं, तो वो सब आपको नाम याद रखने हैं। तो लिखेंगे अब हेडिंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। नाइट्रोजन का अब अपन फिक्सेशन करना सीख रहे हैं, यानी अब जो है धीरे धीरे अपन ये समझने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन को अपन उपयोग में कैसे ला सकते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझते हैं। तो मृदा जो होती है, मिट्टी जो है, इस मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर सकते हैं। यौगिकीकरण का मतलब ही ये हो गया कि इसके नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाएंगे। ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि मृदा में वास करने वाले, मृदा में रहने वाले, रहने वाले, रहने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र, महत्वपूर्ण, ठीक है, तो मृदा में रहने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र, महत्वपूर्ण स्वतंत्र यौगिकीकरण नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले, करने वाले जीवाणु। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अब मृदा के अंदर कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, जिनको अपन कहते हैं ऑक्सी। ठीक है। और जो आपके बिना ऑक्सीजन के भी कर सके ये कार्य, उन्हें कहा जाता है अनऑक्सी। अब ये दो प्रकार के जीवाणु कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर पहला नाम आपके आ जाएगा एजेटोबैक्टर। तो आप क्या नाम लिखेंगे, एजेटोबैक्टर। क्लियर। तो ये एजेटोबैक्टर जो है ये तो आपके ऑक्सी प्रकार का है। किस प्रकार का है, ऑक्सी प्रकार का जीवाणु है। और दूसरा जो इसके अंदर आता है एजेटोबैक्टर के अलावा, वो होता है क्लोस्ट्रीडियम। क्या, क्लोस्ट्रीडियम। तो आप लिखेंगे क्लोस्ट्रीडियम। और जो ये क्लोस्ट्रीडियम है ये हमारा होता है अनऑक्सी। ठीक है। ये कैसा होता है, अनऑक्सी होता है। अनऑक्सी। क्लियर। तो ये याद रखेंगे कि एजेटोबैक्टर जो है वो तो ऑक्सी प्रकार का है, और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम जो कि होता है अनऑक्सी। ये दोनों ऐसे यौगिक मतलब ऐसे जीवाणु है जो क्या करेंगे कि जो मृदा के अंदर या जो अपने वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करेंगे। ये क्या करेंगे, इसका यौगिकीकरण करेंगे। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसको धीरे धीरे ही समझना होगा क्योंकि ये नाइट्रोजन चक्र है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट भी है क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेप्स है और अलग अलग नाम याद रखने पड़ेंगे। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो योग अपने जीवाणु हो गए, एक एजिटोबैक्टर और एक क्लोस्ट्रीडियम जो ऑक्सी और अनऑक्सी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास में देखिए, जो हमारे पास में उष्ण कटिबंधीय अगर क्षेत्र की बात करें, कहां की, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की बात करें, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंदर नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जो है विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, लिखेंगे नेक्स्ट आगे इसी के अंदर कि उष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले महत्वपूर्ण साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब इसके अलावा नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कुछ विशेष नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि एनाबीना है एक तो। ठीक है, ये सभी क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो एनाबीना, एनाबीना के बाद में एक आ जाता है ओलोसीरा। ठीक है, कौन सा आ जाता है? ओलोसीरा। ओलोसीरा व ओलोसीरा के बाद में आ जाता है नोस्टॉक। क्या आ जाता है? नोस्टॉक, नो स्टॉक। ठीक है, तो ये जो है अपने पास में एनाबिना और ओलोसेरा और आपका नोस्टॉक, ये जो है आपके क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणुओं में इनका प्रमुख स्थान है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोस्टॉक यौगिकीकरण करने वाले, किसका? नाइट्रोजन का। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु। ठीक, तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु है? तो ये तीन नाम याद रखना है, एनाबिना, ओलोसेरा और नोस्टॉक। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। तो एक आपको जो है याद रखना है कि जो राइजोबियम नामक, क्या? राइजोबियम आपने नाम सुना ही होगा। और ये जो राइजोबियम जीवाणु है, ये राइजोबियम जीवाणु जो दलहनी पौधे होते हैं, उन दलहनी पौधों के जो है जड़ों में पाया जाता है। और ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण जीवाणु है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि राइजोबियम दलहनी पौधों की की जड़ ग्रंथि का पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन यौगिकीकरण के जीवाणु है। ठीक है, तो राइजोबियम जो है वो भी एक नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथिका के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारे पास में जो फली के पौधे होते हैं, फली वाले पौधे मतलब जैसे आपका मूंग है, चवला है, आपके ग्वारफली है, इस प्रकार की जो फली से रिलेटेड है ना, फली टाइप के जो पौधे होते हैं जिनके ऊपर फलियां आती हो, उनकी जड़ों के अंदर या फली वाले पौधों के अंदर जो है ये हमारे जीवाणु पाया जाता है। इसके अलावा जो फलीदार पौधे हैं वहां पर हम जो है देखेंगे तो कई और भी छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा हमेशा जरूरी नहीं है कि भाई छोटे ही पौधों के अंदर ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण होगा, कुछ बड़े स्तर के भी उच्चतर पौधे भी जो है कई पाए जाते हैं, जैसे कि अपने केजुराइना है, एल्पस जो है आपका। ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं जो बड़े मतलब बड़े पादप है, एक तरह से बड़ा पौधा होता है, लेकिन फिर भी ये भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आ जाए कि भाई देखो यहाँ जीवाणु कर रहे थे, यहाँ जड़ ग्रंथिका में छोटे छोटों में पाया जाता है, तो ऐसा होता होगा कोई बड़ा पौधा भाग नहीं लेता। नहीं, बड़ा पौधा भी भाग ले सकता है। तो आप लिखेंगे कि फली पौधों के अलावा भी कुछ उच्चतर पौधे, तो लिखेंगे सीधा कि उच्चतर
उच्चतर पौधे। अब उच्चतर पौधों के अंदर आप जो है नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में। उच्चतर पौधों में कौन कौन आ जाएगा, तो इसके अंदर जैसे कि एक तो है एल्लस, ठीक है, एक है एल्लस के बाद में क्या, तो आपका कैजुराइना, क्या कैजुराइना। जब ये नाम आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा अरे यार अब क्या पता क्या पूछ लिया। तो ये जो एल्लस और कैजुराइना है, जो कि एक उच्चतर पौधे यानी कि बड़ा पौधा है, ठीक है, ये भी जो है अपने क्या करते हैं, ग्रंथिकाएं जो होती है इनकी ग्रंथिका से जो होती है उस प्रक्रिया के द्वारा भी ये भी जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य करते हैं। तो आप लिखेंगे कि उच्चतर पौधे जैसे कि एल्लस, कैजुराइना, इसके अलावा एक और नाम आप लिख लीजिए, कैजुराइना के अलावा एक और नाम याद आ रहा है, वो आपके आ जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा आपका फ्रैंकिया, फ्रैंकिया, फ्रैंक्स, जैसे कि अपन कहते हैं ना ये तो मेरे साथ में फ्रैंक की तरह रहता है, फ्रैंक मतलब दोस्त की तरह रहने वाला, तो ये फ्रैंकिया, ठीक है। तो उच्चतर पौधे ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में उपयोगी, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि उच्चतर पौधे जैसे कि एल्लस है, कैजुराइना है, फ्रैंकिया है, ये सब भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंदर उपयोगी है। इनको आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, अब जो ये हमारे पास में इसके अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं ना, उच्चतर पौधों के अंदर भी है, इनके अंदर जो जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, ये नाम याद रखना, तो उपयोगी है। और इनके अंदर जो जीवाणु पाया जाएगा उस जीवाणु को उपयोगी है। और इनमें कौन सा जीवाणु पाया जाएगा, तो इनके अंदर जो है एक्टिनोमस्ट, क्या एक्टिनोमाइसिट या फिर एक्टिनोमस्ट जो है जीवाणु पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि इनमें एक्टिनोमाइसिस्ट, एक्टिनोमाइसिस्ट, ठीक है, या इसे कई बार एक्टिनोमाइसी माइनिस भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है, अब इंग्लिश वर्ड है तो अब ईस्ट सिस्ट ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपको तो इतना याद रखना है कि एक्टिनोमाइसिट या एक्टिनोमासिस्ट, ठीक है, ये जो जीवाणु है पाया जाता है, तो इनमें एक्टिनोमाइसिस्ट जीवाणु जीवाणु पाया जाता है, पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि उच्चतर पौधे एल्लस, कैजुराइना, फ्रैंकिया जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उपयोगी है, और इनके अंदर जो जीवाणु पाया जाता है वो होता है एक्टिनोमाइसिस्ट, या फिर देखो मासिस्ट भी लिखा है तो मैं यहाँ दोनों ही लिख देता हूं, ठीक है, इसी को ब्रैकेट के अंदर, या इसे जो है आप कहीं पर पढ़ेंगे तो एक्टिनोमाइसिट, और कई बार तो जो है माइनिस भी लिखा दिया जाता है। तो एक्टिनोमाइसिस्ट कहें या मासिस्ट कहें, ये जीवाणु जो है इन उच्चतर पौधों के अंदर पाया जाता है, और ये उच्चतर पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंदर उपयोगी है। तो आप जो है ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। फिर मैं और एक लास्ट जो है अपने पास में उष्णकटिबंधीय घासों की जो जड़ें होती है उनके ऊपर जो है पाया जाने वाला एक और जीवाणु है, जिसे अपन कहेंगे अजोस्पेरिलिम, क्या अजोस्पेरिलिम, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर अपन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर अपन पढ़ेंगे अगला स्टेप अमोनियाकरण क्या होता है, क्योंकि ये जो अपने यहाँ पर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होगा वही आगे जाकर के क्या बनने वाला है, तो वही आगे जाकर के आपका अमोनिया बनेगा। फिर उस अमोनिया को जो है अपन आगे जाकर के किसमें बदलेंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलेंगे, और उस नाइट्रेट और नाइट्राइट का जब विनाइट्रीकरण होगा तो वापस नाइट्रोजन आती है। इस प्रकार से इसका अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। अभी तो ये लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में एक और जीवाणु पाया जाता है अजोस्पर्लिम, ठीक है, लिख लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घासों की जड़ों में, जड़ों में वृद्धि करने वाला
करने वाला कौन सा जीवाणु आ जाएगा? तो आपका इसके अंदर आ जाएगा अजोस्पर्मिल। ठीक है, तो करने वाला अजोस्पर्मिल। अजोस्पर्मिल जीवाणु, अजोस्पर्मिल जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण, यौगिकीकरण में उपयोगी। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो अजोस्पर्मिल होता है वो अजोस्पर्मिल भी जो है हमारे नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में उपयोगी है। और ये कहां पर पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय जो घासें होती है उन घास की जड़ों के ऊपर ये वृद्धि करता है और वहीं पर ये पाया जाता है। तो ये जो है सभी आपको जो नाम बताए हैं ये सभी नाम याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी एक नाम को लेकर के आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक बार इसको जो है अपन रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन विनाइट्रीकरण वगैरह सब आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। ये नाइट्रोजन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिखेंगे तो मृदा में रहने वाले जो महत्वपूर्ण हमारे पास में स्वतंत्र नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं, उन्हीं से क्या होगा? इसका स्थिरीकरण होगा, फिक्सेशन होगा। कौन करता है? तो एजेटोबैक्टर होता है जो कहेंगे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है, और क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो अनॉक्सी है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्य करता है। इसके बाद में हमारे पास में उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वहां पर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले महत्वपूर्ण कुछ साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया। जैसे ये जो अपन ने नाम लिखा था ना पीछे अभी, एजोस्पर्मिल, तो ये भी एक साइनोबैक्टीरिया का ही उदाहरण है। ठीक है, फिर एनाबिना, ओलोसीरा और नोस्टॉक जो है ये यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु जो है वो भी हमारे उपयोगी है। फिर राइजोबियम जो है वो दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े पौधे भी होते हैं जैसे एल्लस है, कैजुराइना है, फ्रैंकिया है। इनके नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए इनके अंदर भी जो है कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? एक्टिनोमाइसिस्ट या एक्टिनोमाइसिस्ट। ठीक है, और फिर ये अपन ने लास्ट पॉइंट लिख लिया कि उष्णकटिबंधीय घासों की जड़ें जो होती है उनके अंदर वृद्धि करने वाला जीवाणु अजोस्पर्मिल जो है वो भी आपका क्या है? एक महत्वपूर्ण जीवाणु है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करेगा। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं हमारा सेकेंड स्टेप। भाई ये पहला स्टेप हो गया अभी नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया है। अब दूसरा स्टेप आता है आपके पास में अमोनियाकरण। तो अब लिखेंगे अमोनियाकरण। अब ये अमोनियाकरण क्या होता है, यानी कि अमोनिफिकेशन क्या होता है, इसको अपन जानेंगे। ठीक है, किसको अपन जानने जा रहे हैं? अमोनिफिकेशन को, यानी अमोनियाकरण। यानी कि जो हमारे पास ये नाइट्रोजन था इसका यौगिकीकरण हुआ, अब वो अमोनिया के अंदर बदलेगा। समझ में आई बात? इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी टॉयलेट वगैरह में जाते हैं तो वहां बहुत बदबू मारता है। सार्वजनिक जो टॉयलेट होती है वो बहुत ज्यादा बदबू मारते हैं। उसका कारण क्या होता है? वहां पर यही कारण होता है कि वहां पर जो आपका यूरिया है जो नाइट्रोजन से बना होता है वो फिर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है और बहुत ज्यादा बदबू मारना शुरू करता है। अब देखिए अमोनियाकरण क्या होता है। तो स्वतंत्र कहें या फिर जो है सहजीवी अपन कहें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जितने भी सूक्ष्म जीवाणु थे, जो ये पीछे अपन ने जीवाणु पढ़े, वो हो सकता है कोई स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो या कोई हो सकता है किसी और के साथ पाया जाता हो। ठीक है, जैसे कि अगर सहजीवी की बात करें तो हमारे पास में जो है हमारे दलहनी पौधों के साथ में जो पाए जाते हैं वो सहजीवी हुए। क्यों? क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड है। तो राइजोबियम जो है वो एक सहजीवी पौधा था, है ना, मतलब सहजीवी जीवाणु था। तो स्वतंत्र जीवाणु हो सकते हैं या सहजीवी, यानी किसी और पर डिपेंड रहने वाले या किसी के साथ जीवन व्यतीत करने वाले जीवाणु, वो सभी मिलकर के क्या कर रहे थे? नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर रहे थे। अब नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर रहे थे तो सभी क्या कर रहे थे कि नाइट्रोजन एंजाइम की सहायता से जो है यौगिकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? तो नाइट्रोजन, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? तो अमोनियाकरण करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे अपन कहते हैं नाइट्रोजेनेस। वो एंजाइम जो है उस एंजाइम की सहायता से ही ये जो यौगिकीकरण की पीछे प्रक्रिया है वो हो रही थी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सभी नाइट्रोजनेस एंजाइम, जितने भी ये पीछे जीवाणु अपन ने पढ़े, तो आप लिखेंगे कि सभी जीवाणु
किस एंजाइम की सहायता से? तो नाइट्रोजेनेज, ठीक है, नाइट्रोजेनेज एंजाइम, ठीक है। तो सभी जीवाणु नाइट्रोजेनेज एंजाइम की सहायता से, नाइट्रोजेनेज एंजाइम की सहायता से, सहायता से क्या करते हैं? इसकी सहायता से यौगिकीकरण प्रक्रिया पूरी करते हैं, यौगिकीकरण प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि जो नाइट्रोजेनेज एंजाइम है, उस नाइट्रोजेनेज एंजाइम की सहायता से ही जो है यह कार्य होता है। अब ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि आपसे हो सकता है कि ये सब जीवाणुओं का नहीं पूछे, क्योंकि उनको भी पता है, एग्जामिनर जो पेपर बना रहे हैं उनको तो पता ही है। अब वो पूछ ले, मान लो कि ये जीवाणु किस एंजाइम की सहायता से करते हैं, तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा? नाइट्रोजेनेज एंजाइम जो है, उस नाइट्रोजेनेज एंजाइम की सहायता से ही ये यौगिकीकरण प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्य करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट बात है कि जो यौगिकीकरण की प्रक्रिया होती है, क्या इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है? तो आप आंसर करेंगे कि नहीं, ऑक्सीजन कोई जरूरी नहीं है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि यह ऑक्सीजन की, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद में अब इसके अंदर आप याद रखेंगे कि इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय जो अपनी स्वतंत्र एकदम जो नाइट्रोजन आपके पाई जा रही है 78.08%, वो प्रारंभिक तौर पर क्या होगा कि अमोनिया के अंदर परिवर्तित होगी। तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि वायुमंडल, वायुमंडल में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली स्वतंत्र नाइट्रोजन, स्वतंत्र नाइट्रोजन, पाई जाने वाली स्वतंत्र नाइट्रोजन प्रारंभिक तौर पर, यानी पहले ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी? तो तौर पर प्रारंभिक तौर पर क्या होगा? अमोनिया के अंदर परिवर्तित होती है। तो अमोनिया में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, वो पहले इनिशियल फेज पर क्या होती है? अमोनिया के अंदर बदलती है। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा प्रोसेस, कि पहले नाइट्रोजन थी, उसका स्थिरीकरण हो रहा था, यानी उसका यौगिकीकरण हुआ, फिर यौगिकीकरण के बाद में नाइट्रोजेनेज एंजाइम की सहायता से अब वो जो है धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? बिना ऑक्सीजन के भी किसमें? अमोनिया के अंदर परिवर्तित होता है। इसी प्रक्रिया का नाम इसीलिए तो क्या है? अमोनियाकरण इसका नाम है, ठीक है। अब ये जो है अमोनिया के अंदर परिवर्तित होती है। तो अमोनिया के अंदर जैसे ही परिवर्तित होती है, फिर इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जो है ये अमोनिया अब आगे जाकर के किसके अंदर टूटेगा? तो नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। किसमें टूटेगा? नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित होगा। देखो, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से बन गया अमोनिया, तो नाइट्रोजन का पहले हुआ स्थिरीकरण, फिर हुआ अमोनियाकरण जिससे बना अमोनिया। अब इस अमोनिया से आगे किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में, और उस नाइट्रेट का फिर होगा नाइट्रीकरण। समझ में आई बात? तो ये ऐसे 4 स्टेप है, उसके अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब आप इसके अंदर लिखेंगे परिवर्तित होती है, फिर अब आगे लिखेंगे कि ये जो परिवर्तित आपकी अमोनिया है, इस अमोनिया तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के अनुकर्मण के द्वारा, तो लिखेंगे कि अमोनिया, अमोनिया
अमोनिया का निर्माण निर्माण अमोनिया का निर्माण तथा सूक्ष्म जीवाणुओं यानी कि माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं के अनुकर्मण मतलब कि सीक्वेंसेस, ठीक है। तो जीवाणुओं के अनुकर्मण के द्वारा क्या होता है? तो अनुकर्मण के द्वारा इनका ऑक्सीकरण होकर इनका ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होकर नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। समझ में आ गई बात? किसके अंदर परिवर्तित होगा? नाइट्रेट के अंदर। तो ये बात आपको जो है याद रखनी है। इसको आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट शायद आपने नहीं लिया हो तो ले लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक बार वापस सुन लीजिए पूरा क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा नाइट्रोजन था उसका यौगिकीकरण हो गया है। यौगिकीकरण जो होता है वो जीवाणुओं के किसकी सहायता से किया जाता है? नाइट्रोजेनेस एंजाइम की सहायता से। वो होने के बाद में क्या होता है कि अब जो हमारे पास में यौगिकीकरण हो गया है तो उसके बाद इसका क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। वो अमोनिया जो है विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की सहायता से होता है, जिसके अंदर आप एक्टिनोमाइसिस है और भी कुछ कवक वगैरह पाए जाते हैं। उन सब की सहायता से ये किसके अंदर बदलता है? तो ये अमोनिया के अंदर बदलता है। लेकिन जब ये आपकी जो नाइट्रोजन थी वो अमोनिया बनती है तो उसी के बीच एक बार जो है कार्बनिक किसके अंदर कन्वर्ट होती है? ये कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त अवयवों के अंदर भी ये कन्वर्ट होती है। किसके अंदर? कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त अवयवों में, जिसे अपन कहते हैं जैविक नाइट्रोजन। तो स्थिरीकरण के बाद में ये जैविक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए नाइट्रोजेनेज की सहायता से। फिर वो जैविक नाइट्रोजन जो है अमोनिया में बदलती है। तो बीच वाला स्टेप आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाद में मैं एक टेबल बनवाऊंगा वहां ये लिखवा दूंगा, इसलिए ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि नाइट्रोजन था उसका स्थिरीकरण होगा, वो जैविक नाइट्रोजन में बदलेगा। जैविक नाइट्रोजन का फिर क्या होगा? अमोनियाकरण होगा और वो अमोनिया में बदल गया। तो फिर अमोनिया का ऑक्सीकरण होकर के ये नाइट्रेट में बदल गया। अब इस प्रकार से जो है अमोनिया को अपन अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ले सकते हैं। कई प्रकार के पेड़ पौधे उपयोग में ले लेते हैं, प्राणी भी इसका उपयोग कर लेते हैं। अब जब ये आपके पास में अमोनिया बन गया, इसका उपयोग हो गया, यानी जो अपने पास नाइट्रोजन थी उस नाइट्रोजन का क्या हो गया है? उपयोग होना शुरू हो गया है। जब उपयोग होना शुरू हो गया तो अब अमोनियाकरण के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो इसका आ जाता है नाइट्रीकरण। अब क्या होगा? नाइट्रीकरण होगा। सर अब ये नाइट्रीकरण क्या है इसको समझते हैं, देखिएगा। तो एक बार मैं जो है आपके नंबर डाल देता हूं, है ना। मैंने स्टेप के नंबर नहीं डाले शायद, पहले स्टेप से नंबर डालता हूं। सबसे पहले अपन ने किसको पढ़ा था? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को पढ़ा था। फिर दूसरे नंबर पर अपन ने किसको पढ़ा? सॉरी, ये रहा नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही तो है, ये रहा। पहले नंबर पर अपन ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण को पढ़ा। उसके बाद अपन ने ये समझ लिया कि हमारे पास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होगा, और उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा कि अपना जो है अमोनियाकरण क्या होता है, यानी ये दूसरा स्टेप पढ़ लिया। अब अपन तीसरा स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, और वो तीसरा स्टेप जो है वो है हमारा नाइट्रीकरण, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रीकरण के अंदर क्या होता है। तो हमारी उपापचयी जितनी भी प्रक्रियाएं थी वो हो गई, और उसके अंदर हमने अमोनिया का उपयोग कर लिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे अमोनिया का उपयोग कर लिया जाएगा। तो जरूरी फिक्स है एक तो बात कि उपापचयी आवश्यकताएं जितनी थी वो पूरी होने के बाद जो बचा हुआ अपने पास अब नाइट्रोजन है, अतिरिक्त जो नाइट्रोजन होगा उसका क्या करोगे आप? अपशिष्ट के रूप में बाहर जाएगा। तो वो जो है अपशिष्ट के रूप में, या ये कहें कि अतिरिक्त बची हुई नाइट्रोजन को मृदा के अंदर उत्सर्जित
कर देते हैं। अब जैसे ही उसको मृदा के अंदर उत्सर्जित किया जाता है तो इसके बाद में क्या होता है कि कुछ रासायनिक स्वपोषी जीवाणु भी होते हैं, यानी जो अपना किसी न किसी रसायन से खुद का भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवाणु जो है उनका पूरा का पूरा समूह जो है मिल करके क्या करेगा, दो चरणों के अंदर इस अमोनिया को जो है नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यहां पर जो है देखिए अमोनिया का ऑक्सीकरण होकर नाइट्रेट जो बन रहा है ना, वो नाइट्रेट डायरेक्ट नहीं बनेगा, बीच में एक स्टेप हो रही है, कौन सी, नाइट्रीकरण। तो वो जो है नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित होता है और इसी स्टेप को अपन क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं या नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब प्रारंभ में क्या होगा कि नाइट्रोमोनास नामक एक जीवाणु होता है, जैसा कि मैंने बताया कि रासायनिक स्वपोषी जीवाणु कुछ होंगे, तो इसमें पहला नाम आता है नाइट्रोमोनास। अब ये नाइट्रोमोनास जो जीवाणु है वो क्या करता है कि इस अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, किसमें, नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। और इसके बाद एक होता है नाइट्रोबैक्टर, वो नाइट्रोबैक्टर इसको क्या करेगा, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो आप लिखेंगे नाइट्रीकरण के अंदर क्या होने वाला है, तो उपापचयी उपापचयी आवश्यकताओं आवश्यकताओं उपापचयी आवश्यकताओं के बाद शेष अतिरिक्त अतिरिक्त नाइट्रोजन को कहां पर उत्सर्जित किया जाता है, ये याद रखना, मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मृदा के अंदर उत्सर्जित हो गई है तो उसके बाद में अब मैं जो है वो पूरी थ्योरी नहीं लिखवा रहा, सीधे यहाँ एक टेबल बना रहा हूं। क्या करेंगे, तो अब जो है हमारे पास में जो अमोनिया बना था, है ना, क्या, अमोनिया। अब इस अमोनिया को जैसे ही उत्सर्जित किया गया होगा तो इस अमोनिया को हमारे पास में एक जीवाणु है, कैसा जीवाणु, रासायनिक स्वपोषी जीवाणु। और रासायनिक स्वपोषी जीवाणु कौन सा है, तो नाइट्रोमोनास। कौन सा है, नाइट्रोमोनास। ये यहां पर आप जो है ब्लू कलर के पेन से मैं लिख रहा हूं या रेड से लिख देता हूं, नाइट्रोमोनास। कौन सा है, नाइट्रोमोनास। ठीक है, ये नाम याद रखना। तो अमोनिया को नाइट्रोमोनास जीवाणु, कैसा जीव, ये है नाइट्रोमोनास जीवाणु। ये नाइट्रोमोनास जीवाणु क्या करेगा, तो इसको नाइट्राइट में बदलता है। किस में बदलता है, नाइट्राइट में बदलता है। और ये जो नाइट्राइट होता है, इस नाइट्राइट को आगे जो है नाइट्रोबैक्टर नामक जो जीवाणु है, कौन सा जीवाणु, अब एक नया जीवाणु आ गया, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। ठीक है, कौन सा जीवाणु है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। अब ये जो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है, देखो अमोनिया था, अमोनिया को नाइट्रोमोनास जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट में बदल दिया गया। फिर इस नाइट्राइट को जो है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा नाइट्रेट में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, नाइट्रेट। ये नाम आपको याद रखने हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है वो भी याद रखना है। तो देखिए अमोनिया को नाइट्रोमोनास ने नाइट्राइट में बदला, नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर ने नाइट्रेट के अंदर बदल दिया है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आ जाता है कि कम नमी वाली, यानी जहां पर कम थोड़ा सा पानी और ऑक्सीजन कम होगी, तो कम नमी वाली मृदा में, कम नमी वाली मृदा में क्या होता है, तो मृदा में वायु की कमी के कारण, वायु की कमी के कारण, वायु की कमी के कारण जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है ना, ये वाली अमो नाइट्रीकरण मतलब, तो नाइट्रीकरण ब्रैकेट में लिख लेना, नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि कई बार इंग्लिश वर्ड भी आ जाता है, तो नाइट्रिफिकेशन
ठीक है, तो ये याद रखना कि नाइट्रीकरण, ये ब्रैकेट में लिख लेना, नाइट्रिफिकेशन, इसकी दर जो है कि दर घट जाती है, घट जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था अपना थर्ड स्टेप, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है, तो अतिरिक्त बची हुई जो शेष हमारे पास नाइट्रोजन है, जो हमारे अमोनिया के रूप में है अब, ठीक है, उस अमोनिया को नाइट्रोमोनास जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट में बदल दिया जाता है, और उस नाइट्राइट का फिर जो है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तन किया जाता है, और नाइट्रिफिकेशन की जो दर है वो भी एक बार कम पड़ जाएगी। कहां पर, अगर जो है आपके जो मृदा है वो मृदा के अंदर नमी कम है। तो आपको याद रखना है कि मृदा के अंदर अगर नमी कम है तो कौन सी प्रक्रिया धीमी होगी, तो आपके नाइट्रोजन का जो पूरा का पूरा चक्र है उसके अंदर जो थर्ड स्टेप है नाइट्रीकरण, वो धीमा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास में लास्ट स्टेप आता है नाइट्रोजन चक्र का, और वो आता है विनाइट्रीकरण। तो ये कौन सा स्टेप है, चौथा स्टेप है, और ये लास्ट स्टेप है। बस आपका नाइट्रोजन चक्र पूरा हो गया। तो अब लिखेंगे विनाइट्रीकरण। अब ये विनाइट्रीकरण होता कब है, तो वो देखेंगे, ये कोई हमेशा नहीं होगा, ठीक है। विनाइट्रीकरण अगर हमेशा हो जाए तो भाई फिर तो वही हो गया कि हमेशा ही उल्टा प्रोसेस चलता रहा, तो नाइट्रोजन वापस से उपयोग में नहीं आएगी। बेसिकली क्या होता है, विनाइट्रीकरण तब होता है जब अगर मृदा के अंदर जो है जलाक्रांत हो जाए। क्या, जलाक्रांत। अच्छा सर, जलाक्रांत क्या होता है? अरे भाई, बहुत ज्यादा ही पानी आ जाए एकदम, है ना। जो सेम की जो समस्या वो किसकी वजह से है, जलाक्रांत की वजह से ही तो है। तो जलाक्रांत हो जाए यानी पानी बहुत ज्यादा ही आ जाए मिट्टी के अंदर, है ना, पानी भरा ही रहे, या फिर वहां पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाए, अनऑक्सीकरण की जो है प्रक्रिया एक तरह से हो जाए, या अनऑक्सीकारक हो जाए, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का अब जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाए, एकदम कम वायु है वहां पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हमारे पास में जीवाणु थे, पीछे कौन से जीवाणु थे, देखो, एक हमारे पास में जीवाणु था नाइट्रोमोनास और एक था नाइट्रोबैक्टर। लेकिन ये नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों काम कब करते हैं, जब हमारे पास में ऑक्सीजन उपस्थित हो। लेकिन जैसा कि आपको बताया था कि अगर कम नमी वाली मृदा है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, धीमी हो जाती है। ये प्रोसेस धीमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई दूसरी चीज तो इस पर हावी हो रही होगी, और वो दूसरी चीज ये होती है कि जैसे नाइट्रोमोनास है वैसे ही एक और यहां पर जीवाणु होता है स्यूडोमोनास। कौन सा जीवाणु होता है मेरे प्यारे दोस्तों, स्यूडोमोनास, ठीक है। अब ये स्यूडोमोनास जो है ये भाई साहब ऐसे हैं, ये कहते हैं कि या तो चुपचाप से नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कर लो, और नाइट्रीकरण की अगर प्रक्रिया नहीं हो सकती है तो ये स्यूडोमोनास कहता है कि मैं अपनी प्रक्रिया चालू करूंगा। और ये स्यूडोमोनास जब प्रक्रिया चालू करेगा तो ये क्या करता है कि ये विनाइट्रीकारक जीवाणु है। ये स्यूडोमोनास कैसा कारक है, विनाइट्रीकारक। कैसा है, विनाइट्रीकारक। अब विनाइट्रीकारक है, इसका मतलब नाइट्रीकरण जो प्रक्रिया हो रही थी ठीक उसका अब क्या करेगा, उल्टा प्रोसेस करेगा। उल्टा प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि स्यूडोमोनास जो है ये क्या करता है, तो जो हमारे पास में नाइट्राइट था, है ना, तो सबसे पहले नाइट्राइट किसमें बदला था, नाइट्रेट में। लेकिन अब ये क्या करेगा, स्यूडोमोनास जो है उल्टा प्रोसेस करेगा। जो हमारे पास नाइट्रेट था, कौन था, नाइट्रेट, उस नाइट्रेट को पहले बदलता है नाइट्राइट के अंदर। किसमें बदलता है, नाइट्राइट के अंदर। ये स्यूडोमोनास क्या करेगा, नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलेगा। फिर इस नाइट्राइट, अब नाइट्राइट का फॉर्मूला भी याद रख लेना, NO2-, ये काम आएगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल दिया, फिर ये नाइट्राइट जो है धीरे धीरे आगे प्रोसेस होकर के क्या करेगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO। अब ये किसमें बदल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल गया। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ही बाद में धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। किसमें बदलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड में। किसमें बदलेगा,
नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड बन गया और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में ही बन जाता है नाइट्रोजन। क्या बन जाता है? नाइट्रोजन। तो जो आपने अभी तक नाइट्रोजन को अमोनिया में, अमोनिया को नाइट्रेट में, नाइट्राइट सॉरी नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए 3 स्टेप किए थे, उन तीनों ही स्टेप पर पानी फेरने के लिए ये विनाइट्रीकरण एक ही केवल प्रोसेस काफी है। ये देख रहे हैं आप कैसे जो है पूरे के पूरे नाइट्रेट को घुमा फिरा कर वापस से कहां लेकर के आ गया? नाइट्रोजन पर लेकर के आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अगर वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, आपने भेद दे दिए, तो ये जो नाइट्रोमोनास वगैरह जो कर रहे थे ना काम, उन सब पे बारी है अकेला कौन? स्यूडोमोनास। और ये स्यूडोमोनास क्या कर देता है? स्यूडोमोनास पूरे के पूरे उल्टे प्रोसेस को चालू करता है और वापस से नाइट्रोजन बना देता है। तो मुझे उम्मीद है कि विनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ये विनाइट्रीकरण जो है आपके बने बनाए घर को तोड़ने के लिए काफी है भैया, है ना। तो ये बने बनाए घरों को तोड़ता है। आपने एक बहुत ही शानदार जो है सॉन्ग सुना होगा, देवासी समाज का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है कि 1 किलो रबारी लाखा ऊपर भारी। तो वैसे ये जो है ना भैया, ये स्यूडोमोनास ये पूरे के पूरे एक पूरे के पूरे नाइट्रोजन चक्र के ऊपर भारी पड़ जाता है। अगर वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, तो ये भाई साहब अपना प्रोसेस चालू करेंगे और सीधा नाइट्रोजन पे लाकर रोकेंगे। जैसे सांप सीढ़ी के अंदर 99 पर खाते ही सीधा 0 पे आते हो, है ना। चलिए, अब ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। हाँ सुन लिया मजा आ गया, नहीं सुनना नहीं है, मजा नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। या फिर आप जो है देखो, हाँ ऐसा करो, मिटाते नहीं है, ये भी एक काम की चीज है ना। ये ऐसा करिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये आपके काम आएगा। कब काम आएगा? जब आप रिवीजन करेंगे तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट अगर बनाएंगे। अरे क्या हो गया? अरे 1 मिनट हो भाई, इसको भी पता नहीं क्या क्या होता है, कभी कभी भागता है। क्या है कि आप लोग प्यार नहीं देते ना, तो फिर ये गुस्सा हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करते हैं सर और आप वीडियो शेयर ही नहीं कर रहे। तो ये गुस्सा हो गए, फिर है ना इधर उधर भागने की कोशिश करता है। भैया भाग मत, ले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बराबर। ठीक है, RAS राजस्थान एकेडमी सिरोही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आगे जो है मैं ये प्रोसेस थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखवा देता हूं। चलिए, फिर अभी तो डायग्राम समझना है, इसका फ्लो डायग्राम और बनाऊंगा एक, जिसमें ये पूरा प्रोसेस याद हो जाएगा। तो अब आप इसके अंदर लिखेंगे कि ठीक है, विनाइट्रीकरण के अंदर लिख रहे हैं कि अगर जलाक्रांत या, ठीक है, जलाक्रांत या अपन ये कह सकते हैं कि जलाक्रांत तथा, ठीक है, हाँ इसके साथ में ले लो। तो जलाक्रांत तथा अनॉक्सिकारी, ठीक है, अनॉक्सिकारी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो अनॉक्सिकारी स्थिति हो तो, ठीक है, जलाक्रांत या अनॉक्सिकारी स्थिति हो तो दूसरे समूह के जीवाणु, या हम ये कह सकते हैं हो तो विनाइट्री कारक जीवाणु, विनाइट्री कारक जीवाणु, जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? तो विनाइट्रिक कारक जो जीवाणु है वो सक्रिय हो जाते हैं। और विनाइट्रिक कारक जीवाणु का नाम स्पेशल याद रखना, तो याद रखेंगे विनाइट्री कारक जीवाणु। अब विनाइट्रिक कारक जीवाणु कौन सा है? तो आपको नाम याद रखना है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। क्लियर। ये जो स्यूडोमोनास हमारे पास में है, ये कैसा है? तो स्यूडोमोनास जो है विनाइट्रिक कारक ये आपका क्या है? जीवाणु है। इसके अंदर फिर और क्या याद रखेंगे? तो इसके अंदर आप याद रखेंगे कि यहां पर क्या होता है। तो बेसिकली ये जो है हमारा स्यूडोमोनास, ये क्या करता है? तो अब ये डायरेक्ट मैं स्टेप लिखवा रहा हूं, ठीक है। जो हमारे पास में नाइट्रेट बनी थी, उस नाइट्रेट को ये स्यूडोमोनास किस में बदलता है?
नाइट्राइट में, किसमें बदलता है, नाइट्राइट में। फिर इस नाइट्राइट को जो है आगे किसके अंदर बदल दिया जाता है, तो नाइट्राइट को आगे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर बदल दिया जाता है। क्लियर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड किसके अंदर परिवर्तित होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आगे जाकर के नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर बदलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और फिर ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन का यहां पर उत्पादन हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये इनके एक बार जो है फॉर्मूले भी याद रखे, जैसे नाइट्रोजन है तो N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है तो N2O है, ठीक है। नाइट्रिक अगर ऑक्साइड की बात की जाए, आज थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है तो इस वजह से परेशान हो रहा हूं मैं भी। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो NO आ जाएगा, ठीक है। और नाइट्राइट जो है, तो नाइट्राइट का फॉर्मूला आपको बताया अभी जस्ट, NO2 माइनस। और नाइट्रेट की अगर बात करें तो नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। क्लियर। और ये जो है नाइट्रेट को नाइट्राइट में कौन बदलेगा, तो ये स्यूडोमोनास। क्लियर, ये पूरा प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा विनाइट्रीकरण। जो कब होगा ये जरूर याद रखना, या तो जलाक्रांत स्थिति होगी या अनॉक्सीकारक स्थिति हो जाए जहां पर कम वायु हो, तब जो है ये आपका प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां फिर ये जो है स्यूडोमोनास विनाइट्रीकारक जो है जीवाणु जो है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और इसके सक्रिय होने पर इस नाइट्रेट को वापस नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। ये आप जो है एक बार लिख लेंगे, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब आपने ये इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बात याद रखनी है कि जो ये हमारे पास में नाइट्रोजन चक्र है, इस नाइट्रोजन चक्र के अंदर अगर असंतुलन हो जाए, क्या हो जाए, तो नाइट्रोजन चक्र में जो असंतुलन होता है तो आप लिखेंगे कि नाइट्रोजन चक्र में असंतुलन होने पर, ठीक है। तो देखो, जब नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आपका संतुलन बिगड़ जाता है, असंतुलित अवस्था में आ जाता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की अभी जो पारिस्थितिकी घटनाएं होती रहती है, जो हमारे द्वारा ये जो आपके जैसे पेड़ पौधे हम काटे जा रहे हैं लगातार, और इस प्रकार के ये जो फली के आजकल पौधे हैं वो हम उगा नहीं रहे हैं, आरटीपी आजकल सब जो है क्या हो रहा है, सब कुछ खाद वगैरह के माध्यम से हो रहा है। तो जब ये सब चीजें प्राकृतिक रूप से नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमने नाइट्रोजन चक्र को बिगाड़ा है। और नाइट्रोजन चक्र के अंदर असंतुलन पैदा होने से ही क्या होता है, एक तो हमारे अम्ल वर्षा होती है। तो ये याद रखना कि नाइट्रोजन चक्र में असंतुलन होने पर अम्ल वर्षा होगी, और इसके साथ में शैवाल का प्रस्फुटन होता है। क्या होता है, शैवाल प्रस्फुटन, ठीक है। ये दो आपको घटनाएं याद रखनी है, प्रस्फुटन। तो दो घटनाएं कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो अम्ल वर्षा और एक शैवाल प्रस्फुटन। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो नाइट्रोजन चक्र के अंदर असंतुलन उपस्थित जो है होने की स्थिति में ये उत्पन्न हो रही है। अब जो आपने पूरा पढ़ा है ना, उस पूरे प्रोसेस को अब आप क्या करेंगे कि एक बार फ्लो डायग्राम में बना देता हूं आपके सामने, फिर उस फ्लो डायग्राम को आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले देखिए, आपके पास में क्या था, नाइट्रोजन गैस थी। क्या थी आपके पास में, नाइट्रोजन गैस। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, देखिए सबसे पहले अपने पास क्या थी, नाइट्रोजन गैस। क्लियर। अब ये जो नाइट्रोजन गैस थी, ये नाइट्रोजन गैस ही आगे जाकर पहले इसका क्या होता है, तो पहला स्टेप इसके अंदर आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये याद रखना है अब, है ना। पहला स्टेप क्या आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब जैसे ही इसका स्थिरीकरण होता है
तो स्थिरीकरण यानी यौगिकीकरण हो गया, फिक्सेशन हो गया। उसके बाद इसका क्या होता है, ये किस में बदलता है, मैंने आपको बताया था कार्बनिक पदार्थ से युक्त नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, यानी जैविक नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, फिर ये जो जैविक नाइट्रोजन बना है, ये जैविक नाइट्रोजन क्या होता है, तो जैविक नाइट्रोजन अमोनियाकरण होता है। इसका क्या होता है, अमोनियाकरण। इसका क्या होता है, अमोनियाकरण होता है। और अमोनियाकरण के अंदर आपको पता है अमोनिया बनती है। फिर इस अमोनियाकरण से क्या हो गया, अब तो हमारे अमोनिया बन गई। ठीक है, अब जैसे ही अमोनिया बन गई, उस अमोनिया को फिर आगे हम किस में परिवर्तित करते हैं, तो नाइट्रीकरण होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। जैसे ही नाइट्रीकरण हुआ, तो नाइट्रीकरण से क्या होगा, एक मिनट है ना, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करते हैं ना इधर, ताकि ये सही से एरो इधर कर देते। एक मिनट, इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, अब अमोनिया से क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा। और नाइट्रीकरण होने के बाद में नाइट्रीकरण से क्या बदलता है, ये तो ये बनता है नाइट्राइट एक तो। ठीक है, और दूसरा बनता है नाइट्रेट। अब नाइट्रेट और नाइट्राइट बन गया, और फिर इस नाइट्रेट और नाइट्राइट का अगर जो है ऑक्सीजन की कमी हुई, तो क्या होगा, विनाइट्रीकरण होगा। क्या होगा, विनाइट्रीकरण होगा। और विनाइट्रीकरण से वापस क्या बनता है, और नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा मैं सही व्यवस्थित लाता हूं, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके। लीजिए, ये फ्लो डायग्राम किसने बनाया, तो आपको याद रखना है कि प्रवीण सर ने बनाया। कोई स्क्रीनशॉट ले लेना तो क्या है, यूज नहीं कर सके। और कहां पर बनाया, तो राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 31533937। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पूरा बस स्टेप तो नाइट्रोजन चक्र का। और नाइट्रोजन चक्र जो है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्रिस्टल क्लियर जो है समझ चुके हैं। कहीं पर भी अब आपको नींद में भी अगर पूछा जाता है, तो भी आप नाइट्रोजन चक्र के बारे में बता सकते हैं। एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं देखता हूं कि आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया अच्छे से एकदम। और देखिए, आज का लेक्चर जो है लगभग 1 घंटे का बना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज का प्रोसेस समझना बहुत जरूरी था। अब देखिए, ये रहा हमारे पास इसका रंगीन डायग्राम भी। अब इसको भी अपन समझेंगे आराम से। आज अपन ने तसल्ली से जो है वीडियो बनाया है, इसको समझते हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये रहा आपका क्या, नाइट्रोजन। ये क्या है आपके पास में, नाइट्रोजन गैस है। और इस नाइट्रोजन गैस का होता है पहले क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु है वो। फिर वो जीवाणु इसको किसमें बदलते हैं, आपके अमोनिफिकेशन होता है, और अमोनिया में बदलते हैं। ठीक है, और ये अमोनिफिकेशन हो गया। और अमोनिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा। फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसका नाइट्रीकरण करते हैं, और नाइट्रीकरण करके इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं। और फिर उसी का जब डीनाइट्रीकरण होता है, यानी डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन से वापस नाइट्रोजन बनती है। और ये नाइट्रोजन का चक्र ऐसे घूमता रहता है। पहले नाइट्रोजन थी, उसका स्थिरीकरण हुआ, स्थिरीकरण से अमोनिया बनी, अमोनिया से आपका नाइट्रीकरण हुआ, नाइट्रेट और नाइट्राइट बना। फिर उसी नाइट्रेट को नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को नाइट्रस ऑक्साइड में, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये पूरा रंगीन डायग्राम है। अगर आप लोग चाहते हैं ये फोटो आपको मिले, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, वहां आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये प्रोसेस, आज का पूरा नाइट्रोजन चक्र आपके सामने होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। हो सकता है कि मैंने बीच बीच में बिल्कुल धीरे धीरे एकदम आराम से आपको पढ़ाया है, लेकिन आपको पढ़ने में मजा आया होगा और समझ में जरूर आया होगा कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे। फिर भी अगर कहीं किसी प्रकार का छोटा सा भी डाउट है, तो आप जरूर क्लियर करिएगा। धन्यवाद।